हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा देवर सुहागरात को मेरे कमरे में आया और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक चीज़ पकड़ाकर कहने लगा, बताओ ये चीज़ क्या है। अगर आप जीती तो आपको 1000 रुपये दूंगा। वह चीज़ बहुत नरम थी। अब वह रोज़ ही मुझसे शर्त लगाता कि इस चीज़ को पहचानो, और मैं शर्त हार जाती और ना पहचान पाती। एक दिन मैंने पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो हाथ में। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा, और पापा को यही लगा कि ये मेरा कोई आशिक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मज़े से सो रही थी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। वह तो हमारे घर में चोरी करने आया था। उसने सभी कमरों की छानबीन की, और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया, तो वह वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी शामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझसे कहा कि ये मेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्चे के पीछे पड़ गए हो, अभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। मैं गलत इंसान नहीं हूँ। मैंने पापा को बहुत समझाया कि मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं, पर पापा को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह कहने लगे, तुमने ही इस आदमी को रात में घर पर मिलने बुलाया है। लेकिन जो कोई भी था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरा उसके साथ चक्कर होता तो मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे तो पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी होती करती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरे पापा ने ज़्यादा सोचा नहीं। जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला, उससे उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। ससुराल में मेरा एक पति, सास, देवर और एक छोटी ननद थी। वह लोग हमारे से काफ़ी गरीब और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उनकी सब जानकारी पहले से ही मेरे पास पहुंच गई थी, क्योंकि एक लड़की उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी, जो मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि यह तो बड़े अजीब से लोग हैं। उनके घरों में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ें आती रहती हैं, और किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारी होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब सी बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। बेटे को अपनी माँ की फ़िक्र नहीं है, और माँ को अपने बेटे की फ़िक्र नहीं है। और उनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम वैसे गंदे लोगों में जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे पापा ने जानवर की तरह मारा। वह मेरी शादी करना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेबस हो गई और मेरी शादी करवा दी। उसका नाम अभय था। हम लोगों ने कहा कि शादी सादगी से करनी है। वह लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे में शादी भी हो गई। खानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी कि जैसे कोई मेरी मैयत हो, और ये मेरे लिए मैयत ही थी। लेकिन मेरी शादी करवा दी गई थी। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया, और मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि फ़िक्र ना करें, आपकी शादी मेरे भाई के साथ ही हुई है, लेकिन मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो। तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक़ भी नहीं है। मैं हैरान थी, यह लड़का कैसी कैसी फिजूल की बातें कर रहा था। और फिर कहने लगा, वैसे मैं आपको यह बताने आया था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, 1 घंटे देर से आएंगे। अब आपने सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना तो मैं 1 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे कमरे में मेरे साथ 1 घंटा बैठे। उसका यहाँ क्या काम था। उसने कहा, एक तो भाई है, हमारा और भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का रिश्ता तो आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, और मैंने सोने की एक्टिंग की। वह वहाँ से चला गया और मैंने सुख का सांस लिया। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त सही कह रही थी, उन लोगों को तमीज़ नहीं थी। यह बात बताने के लिए मेरी ननद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 1 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वह कमरे में आया, लेकिन मेरा पति ठीक ठाक था। ठीक से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए। शुक्र है कि उसने मेरे ऐसी कोई बात नहीं की। बाकी मैं उसकी बीवी थी।
उसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी। मेरा इस हवाले से लिहाज करता है और उसने लिहाज किया भी, और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे ज़्यादातर लड़कियों की होती है। घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। पूजा वगैरह तो कोई करता ही नहीं था, और ये लोग कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी नंद भी अजीब किस्म के कपड़े पहनकर बाहर जाती थी, बिना आस्तीन के कपड़े पहनती थी, और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी। कहती अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था, और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती और या फिर सोई रहती। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़ाऊंगा। आपको बताना है कि ये चीज़ क्या है। अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मैंने कहा कि मुझे तो इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वह इस घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सारे एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनवाए हैं। जब कपड़े ख़राब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, माँ हर महीने 3 सूट बना देती है, तुम्हारे भी बना देगी। उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले ये बात ठीक लगी, लेकिन पति का बीवी को खर्चा ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये उसका फ़र्ज़ है, और उसने पहले इससे इस पर से हाथ पीछे कर लिया था, जबकि ये फ़र्ज़ तो उसे सारी ज़िंदगी निभाना था। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया, और मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि 1000 रुपये कमाने का अच्छा मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था। 1000 कमाने का मौका क्यों छोड़ती। मैंने कहा कि बताओ। मैंने सोचा ज़रूर मुझसे कोई बच्चों वाला गेम खेलेगा। उसने कहा कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ थमा दूंगा। आपने मुझे बताना है कि वह चीज़ क्या है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझसे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी, अगर आप ना बता पाई तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने यह नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे हाथों में वह चीज़ पकड़ा दी। मैंने जब उस चीज़ को पकड़ा तो वो मुझे अजीब सी लगी थी। वह चीज़ काफ़ी नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझसे बार बार पूछ रहा था कि बताओ बताओ क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं हार गई। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अभी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और कहने लगा, अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, और अगर आप हार गई तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर से मेरे हाथ में वह चीज़ दे दी। चीज़ थोड़ी गीली गीली सी थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं। जो पैसे हैं वह आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देते। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे देते ही नहीं हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब तक मेरे पास आपके 1000 रुपये हो गए हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके साथ नहीं खेलूँगी, और अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूँगी। लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं 2 दफ़ा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बता पाई थी। अगर मैं जीत जाती तो मेरे पास 1000 रुपये होते। मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ जाती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी अपने घर जाऊँ तो कोई चीज़ लेकर जाऊँ। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में ही पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती ही होगी कि हमारी दीदी घर आती है और हमारे लिए कोई चीज़ नहीं लाती। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी भी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि यह भी तो हम औरतों पर भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि अपने पति पर भी नहीं। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, अपने पति पर भी नहीं करना, क्योंकि वह भी एक आदमी है, और औरत अगर आदमी की बात पर भरोसा करती है तो वह पागल ही होती है, और अगर उसकी मोहब्बत पर गरूर करती है तो फिर वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। इस तरह से 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने अपने देवर से उनकी बहन के सामने ये बात कही कि जो गेम को
तुम मेरे साथ खेलते हो, चलो आज अपनी बहन के साथ खेलो। उसके साथ भी वह शर्त लगाओ। मैं भी जानना चाहती थी आखिर वो चीज़ क्या थी। मैंने कहा कि यह पहचान लेगी। मेरी ननद कहने लगी, कौन सी शर्त की बात कर रही हो, मैं भी खेलूंगी। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो 1000 रुपये मिलेंगे। उसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूंगी, उससे 1000 रुपये निकलवाने का अच्छा मौका है, वैसे भी बहुत सारे पैसे देने हैं। देवर ने कहा कि नहीं, मैं ये गेम इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते, जब मेरे साथ लगा सकते हो तो ये तुम्हारी बहन है। तो देवर ने कहा कि नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूंगा, और फिर वह वहाँ से चला गया। और मेरी ननद कहने लगी कि भाभी, वह मेरा भाई है, बचपन में खुले गड्ढे में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी। बस ये पागल है, आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर भी मत लीजिएगा, और उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताइएगा, नहीं तो वे उसे पागलों की तरह मारने लगेंगे। वह पहले भी इसको वैसे ही मारते थे जब ये कोई हरकत करता है। मुझे लगा कि मजाक कर रही है कि उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाई में ये सब होता है। वह एक दूसरे से इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुमने हमने गोद लिया है, तुम मेरे भाई नहीं हो। इसलिए मैंने अपनी नंद की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, और मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से वही शर्त लगानी है। उसने कहा कि ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो आपको मैं 3000 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत कर ही जाऊंगी। लेकिन मैं पहचान नहीं पाती थी कि क्या चीज़ है। और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया कि जब इंसान सही तरीके से किसी खेल को खेलना चाहे लेकिन जीत ना सके तो फिर वह चीटिंग करता है, और यही मेरे मन में भी चल रहा था और अब मैं चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा ये शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम मुझे पूरे 3000 दे देना, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगी। मेरा देवर इस बात के लिए बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और उसने कहा कि ठीक है, कल तो बहुत मज़ा आएगा, अगर आप हार गई तो पूरे 1000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वह पूरे पैसे दे दूंगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया। मेरे पति घर पर जब आते थे तो इशारा करते थे, इसका मतलब ये होता था कि कमरे में जाना है। मैं चली जाती थी। मेरा पति मुझे काम बता देता कि मैं चाय बना दूँ, कपड़े निकाल दूँ। उस दिन उसने कहा कि ये तुम किससे बातें कर रही थी, पता है ये पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब, आपकी बहन भी यही कहती है कि ये पागल है, आप भी कहते हैं कि पागल है, मुझे तो ये पागल नहीं लगता। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, उससे दूर ही रहा करो। यह बात करते करते अचानक उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये तो आपके सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती है जो एक सास कभी अपनी बहू से करती ही नहीं है। और अपनी बहन के बारे में उनको पता भी नहीं था। उसने सारे मोहल्ले के साथ चक्कर चला रखा था और उनके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहे। मैंने उनको यह कह दिया कि ठीक है, और उनको शर्त वाली बात भी नहीं बताई। मुझे क्योंकि पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी। मैं पूरे 3000 की थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने पति से मांगे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा कि सालगिरह का जश्न बनाना कोई ज़रूरी तो नहीं होता। मैं उनकी बातों का जवाब दे सकती थी कि औरतों को ज़्यादा बाहर घूमना, लड़कों से चक्कर चलाना, मोहल्लों के लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और मैं खामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा जो मेरा देवर मुझे पकड़ाता था, लेकिन अब मैं उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह कोई नरम चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बल भी थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? और जब मैं आंखें खोलती थी तो वह चीज़ गायब भी हो जाती थी। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा लेकर गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको इस पट्टी से ही आंखें बंद करनी हैं, तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बंद करो, तो वह मान गया। उसने दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वह बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ पकड़ा दी और जैसे ही मैंने वह चीज़ पकड़ी, मैं बुरी तरह चिल्लाई। मैं देखकर हैरान रह गई और मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर दिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो मैं हैरान ही रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि मैं उसे पकड़ कर लाया हूँ। मैंने कहा यह तो जहरीला होता है,
यह तो इंसान को काट भी लेता है। कहने लगा, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम भी रखा है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि यह तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरा पति भी वहाँ पर आ गया। मेरी सास और नंद ने भी यह मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जा यहाँ से, इसे यहाँ से उठाकर लाया है, वहीं पर छोड़कर आ, तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगे। उसे वहाँ से बाहर भेज दिया। मैंने सबको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें कह ही रहे थे कि ये पागल है, हम कोई मजाक थोड़ी ही कर रहे थे। मैंने कहा कि क्या ये सच में पागल है? मैं तो हैरान रह गई थी कि इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता है। कि मुझे मेरे पति ने पूरी फिर बात बताई। उसने कहा कि इसको एक दफ़ा एक गड्ढे में गिर गया था, उसके बाद से ये इस तरह की हरकत करता है, अजीब अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत गंदी बातें भी करने लग जाता है। हम इसलिए से ज़्यादा बात नहीं करते, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। ना तो ये पढ़ाई करता है और अचानक से बदल भी जाता है, और जानवरों के साथ तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठाकर लेकर आता है तो कभी किसी जानवर के बच्चे को उठाकर ले आ जाता है कि उसे मुझे कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत है। बच्चे को उठाकर ले आता है, वह कुत्ते के बच्चों को भी उठाकर लेकर आ जाता है। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं अपने कमरे में आई तो अपने पति को मैंने बताया कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसने कहा कि तुम्हें खर्चा देने से मना किया था, यह तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो तो मुझसे मांगना नहीं। तुम मेरी बीवी हो, मुझसे मांगोगी, मुझसे ही तो मांगोगी ना। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीदी और उसके बाद से मैं देवर से दूर ही रहती थी। वह तो सच में ही पागल था। देखा जाए तो एक पत्नी को उसके खर्च का पैसा मिलना चाहिए। ये शायद इसी वजह से हुआ। इंसान को पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है। अपनी बीवी को उसका हक उसके समय पर जब उसे चाहिए देना चाहिए, नहीं तो इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ज़रूर कमेंट Received सेक्शन में अपनी राय Paytm बताइएगा। payment of कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर 11 कर दीजिए और चैनल rupees. पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।